डायमंड्स। जब भी आप इस चमकते हुए पत्थर का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या वर्ड्स आते हैं? रेयर, स्पेशल, एक्सपेंसिव, सिंबल ऑफ लव, यही सब, राइट? माइंड में एक सेलिब्रिटी की इमेज आती है जिसके नेकलेस में एक बड़ा सा डायमंड है, या किसी एफ्लुएंट बिजनेस टाइकून की जिसने एक लिमिटेड एडिशन डायमंड एनक्रस्टेड वॉच पहनी है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड जो डायमंड्स के लिए इन सबसे ज्यादा फिट होता है वो है स्कैम, तो यह बात एक्सेप्ट करना मुश्किल लगेगा, राइट? इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डायमंड्स के पीछे का असली सच, जिसके बाद इन्हें देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। Hey guys, this is Sarthak and you are watching Passionate and Curious। अगर आपको एक बहुत ही एक्सपेंसिव, कीमती चीज़ का नाम लेने को कहा जाए तो डायमंड्स यानी हीरा शायद आपके माइंड में टॉप पर आएगा। डायमंड्स की वैल्यू हमारे कल्चर और माइंड में इतनी डीपली इनग्रेन हो चुकी है कि हम कभी इसे क्वेश्चन ही नहीं करते। बट लेट्स डू दैट टुडे। पूछ कर देखते हैं ये सवाल कि डायमंड्स आखिर इतने एक्सपेंसिव होते क्यों हैं, और इस सवाल के जो जवाब आपको मिलेंगे वो आपको काफ़ी शॉकिंग लगने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन ऑब्वियस क्वेश्चन। किसी भी चीज़ का प्राइस कम या ज़्यादा होता ही क्यों है? मतलब वो प्राइस सेट कैसे होता है? शॉर्ट में समझते हैं। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप शायद ऑलरेडी जानते होंगे, द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। उसी हिसाब से ज़्यादातर चीज़ों का प्राइस सेट होता है। एक तरफ अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा, तो उसका प्राइस कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो मिट्टी का। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। जैसे इस केस में कहें तो डायमंड्स, सप्लाई बहुत बहुत कम है और उसके मुकाबले डिमांड बहुत ही ज़्यादा। बट यहीं आता है कहानी में एक ट्विस्ट। थोड़ा बात की गहराई में जाएं तो समझ आएगा कि डायमंड्स की हाई डिमांड और लो सप्लाई, जो दो चीज़ें इन्हें एक्सपेंसिव बनाती हैं, वो दोनों ही चीज़ें सच ना होकर एक बहुत ही ज़्यादा श्रूड या यूँ कहें शातिर बिजनेस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट हैं। पहले बात कर लेते हैं डायमंड्स की सुपर लिमिटेड सप्लाई या फिर रेयरिटी की। भाई हम सब जानते हैं डायमंड्स कितने रेयर होते हैं, राइट? तभी तो इतने एक्सपेंसिव हैं। एक्चुअली हम सब जानते नहीं हैं, बस मानते हैं कि डायमंड्स रेयर होते हैं। सो हियर्स द फैक्ट, डायमंड्स आर नॉट रेयर एट ऑल। इनफैक्ट जितने भी जेमस्टोन्स हैं जैसे रूबी, एमरल्ड, सफायर एटसेट्रा, डायमंड्स उनमें से सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं। लेट्स डू अ स्ट्रेट कंपैरिजन बिटवीन गोल्ड एंड डायमंड ऑल्सो। आज जहां 1 kg गोल्ड का प्राइस अबाउट 41 लाख रुपीज़ है, वहीं 1 kg डायमंड्स का प्राइस $110 मिलियन यानी 800 करोड़ रुपए तक जा सकता है। दैट्स अ मल्टीपल ऑफ अबाउट 2000 टाइम्स, यानी डायमंड्स का प्राइस गोल्ड से 2000 गुना ज़्यादा है। अब इस हिसाब से तो लगता है कि डायमंड्स गोल्ड के कंपैरिजन में कई ज़्यादा रेयर होंगे, राइट? एक्चुअली नॉट राइट। टाइम फॉर द बिग रिवील। दुनिया की आज तक की हिस्ट्री में जो टोटल गोल्ड माइन किया गया है, दैट्स अबाउट 2 लाख टन्स। मतलब दुनिया में अभी तक जो टोटल गोल्ड एग्जिस्ट करता है वो अबाउट 2 लाख टन है। और ये सुनने में भले ही ज़्यादा लगे, पर ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है नहीं। इफ़ यू वांट टू विजुअलाइज, तो दुनिया का सारा गोल्ड 4 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स में फिट हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल द गोल्ड इन द वर्ल्ड, 4 स्विमिंग पूल्स वर्थ। ऑन द अदर हैंड, डायमंड्स आर फार मोर कॉमन। जितना दुनिया की पूरी हिस्ट्री में गोल्ड माइन हुआ है, उसके बराबर नए डायमंड्स हर 7 ईयर्स में मार्केट में आ जाते हैं। अब इस हिसाब से तो डायमंड्स का प्राइस गोल्ड प्राइस से काफ़ी कम होना चाहिए, राइट? बट देन अभी हमने देखा कि डायमंड्स आर एक्चुअली 2000 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन गोल्ड। अब ये कैसे हुआ? डायमंड्स एक्चुअली रेयर ना होने के बावजूद इतने वैल्यूएबल बन कैसे गए? ग्रेट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2 वर्ड्स में मिल जाता है। लेट्स कॉल देम द 2 M's। M नंबर 1 मोनोपोली एंड M नंबर 2 मार्केटिंग। फन फैक्ट, डायमंड सबसे पहली बार डिस्कवर हुए थे इंडिया में, और सैकड़ों सालों तक सिर्फ इंडिया में ही डायमंड्स की माइनिंग होती थी। उस वक्त इंडिया के सुपर रिच होने का एक रीज़न ये भी था। ईयर 1869 तक डायमंड्स सच में बहुत ज़्यादा रेयर हुआ करते थे। पूरी दुनिया की टोटल डायमंड प्रोडक्शन सिर्फ कुछ किलो पर ईयर थी। बट देन एवरीथिंग सडनली चेंज जब साउथ अफ्रीका में डायमंड्स के बहुत बड़े, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े नए डिपॉजिट्स मिले। जितने डायमंड्स तब पूरी दुनिया में सारे साल में माइन होते थे, साउथ अफ्रीका के सिर्फ एक माइन से उतना डायमंड हर रोज़ निकलने लगा, और इस तरीके की कई माइंस वहाँ से डिस्कवर हुई। अब ऐसे में डायमंड्स की वैल्यू रैपिडली गिरना सर्टन था, क्योंकि हर रोज़ डायमंड की मैसिव सप्लाई मार्केट में पहुँच रही थी। अगर इसे नहीं रोका गया होता तो आज डायमंड का प्राइस इतना कम होता कि आपको शायद सिर्फ 500 रुपीज़ में ही डायमंड्स मिल रहे होते। और अगर इसे रोकना था तो रातों रात एक नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी। उस वक्त के ब्रिटिशर्स की एक बात तो माननी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज बहुत ज़बरदस्त थी उनकी। साउथ अफ्रीका की ज़्यादातर नई माइंस उस वक्त ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी,
एंड सभी माइंस ने आपस में फाइट या compete करने के बजाय मिलकर एक कार्टेल बनाने का डिसाइड किया। सभी माइनिंग ऑपरेशंस मर्ज होकर बन गए एक कंपनी। इस नई कंपनी का नाम था De Beers। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस स्ट्रैटेजी वाज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ब्रिटिशर्स वर डूइंग इन इंडिया एट दैट टाइम। जहां एक तरफ वो इंडिया को तोड़कर आपस में लड़वा कर इंडिया पर रूल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो खुद यूनाइट होकर, इकट्ठे होकर अपने बीच के कंपटीशन को खत्म कर रहे थे। एनीवे, जैसे ही सब माइनर्स ने मिलकर एक कंपनी बना ली तो दे डिसाइडेड कि अब वो उन माइन से निकलने वाले डायमंड्स की सप्लाई को हेविली रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि डायमंड्स की वैल्यू रातों रात क्रैश ना हो जाए। उन्होंने लाखों के हिसाब से डायमंड्स को अपने गोडाउन्स और वेयर हाउसेज में स्टॉक करना शुरू कर दिया और बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में डायमंड्स एक्चुअली मार्केट में भेजे। इंटरेस्टिंगली ये प्रैक्टिस आज तक चल रही है और दुनिया में जितना डायमंड अवेलेबल है उसका एक मेजर चंक इसी तरीके से वेयर हाउसेज में स्टॉक्ड है, सिर्फ सप्लाई को रेस्ट्रिक्टेड रखने के लिए। De Beers ने रैपिडली साउथ अफ्रीका के बाहर भी एक्सपैंड करना शुरू किया और बहुत से देशों में अलग अलग नाम से कंपनीज बना ली ताकि ये ऑब्वियस ना हो कि इन सब के पीछे एक ही कंपनी काम कर रही है। बट अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया भर का डायमंड ट्रेड सिर्फ एक कंपनी कंट्रोल करने लगी और जब सारी मार्केट को एक ही कंपनी कंट्रोल कर रही है तो वो अपनी मर्जी से प्राइस को सेट कर सकती है। जब De Beers को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब सारा ग्लोबल डायमंड ट्रेड उनके हाथ में है तो उन्होंने धीरे धीरे डायमंड्स के प्राइसेस को और बढ़ाना शुरू किया एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट इट। ऐसी और इंटरेस्टिंग मोनोपोलीज पर भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसे आप आई बटन क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं। और तो और रिसेंट सालों में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की वजह से अब लैब्स में डायमंड्स बनना पॉसिबल हो गया है। यस, यू हर्ड दैट राइट। आज की डेट में डायमंड्स को माइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन सिंपली क्रिएट दैम इन अ लैब। बेस्ट पार्ट ये है कि ये डायमंड्स एटॉमिक लेवल पर ज़मीन से निकलने वाले डायमंड से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और दुनिया के बेस्ट जेमोलॉजिस्ट भी इनमें डिफरेंस नहीं बता सकते क्योंकि कोई डिफरेंस होता ही नहीं। इनफैक्ट ये लैब में डायमंड्स प्योरिटी के मामले में माइंड डायमंड से भी ज़्यादा प्योर होते हैं। उसके अलावा ये माइंड डायमंड्स के मुकाबले बहुत सस्ते भी होते हैं और माइनिंग की वजह से जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है वो भी बच जाता है। बट लैब ग्रोन डायमंड से इस बढ़ते हुए खतरे को काउंटर करने के लिए भी कार्टेल्स ने पूरा जोर लगा दिया है। जब इनसे लैब मेड डायमंड्स के बारे में पूछा जाए तो कुछ ऐसा जवाब मिलता है। The energy is in the stone itself. The moment you hold it in your hand, you will feel it. It speaks to you. The real diamonds has got that energy which can never be recreated. मतलब असली डायमंड में एक ऐसी एनर्जी होती है जिसे आप हाथ में पकड़ते ही फील कर सकते हैं। वो आपसे बात करता है। एक लैब का डायमंड वो कभी नहीं कर पाएगा। आपको गाना सुनाई दिया? अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इन मोहतरमा को एक लैब डायमंड असली डायमंड बोलकर पकड़ा दें तो एक खुद ही उसमें फ़र्क नहीं जान पाएंगे और कहेंगे कि हाँ, इस डायमंड में वो एनर्जी है। इमेजिन, जिस पत्थर की एक्चुअल कीमत शायद सिर्फ 500 रुपये है, उसे हम लाखों करोड़ों में खरीदते हैं क्योंकि मार्केट को और हमारी साइकोलॉजी को हेविली मैनिपुलेट किया गया है। अब मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया वो तो समझ में आ गया, पर हमारी साइकोलॉजी को कैसे मैनिपुलेट किया, चलिए अब उसकी बात करते हैं। हॉलीवुड एंड इवन बॉलीवुड फिल्म्स ने एक रोमांटिक वेडिंग प्रपोजल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेट कर दिया है। एक फैंसी रेस्टोरेंट में एक एक्सपेंसिव मील, उसके बाद हीरो अपनी नीज पर झुककर हीरोइन को प्रपोज करते हुए एक डायमंड की रिंग प्रेजेंट करता है। रिंग में लगे डायमंड का साइज हीरो के प्यार की इंतहा को बयां करता है। जितना बड़ा डायमंड उतना ज़्यादा प्यार। ये डायमंड कंपनीज कितनी भी स्ट्रैटेजी लगा लेती, ये कुछ नहीं कर सकती थी अगर लोगों को डायमंड्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। मतलब आप सप्लाई को कितना भी रिस्ट्रिक्ट कर लो, अगर दूसरी तरफ प्रोडक्ट की डिमांड ही ना हो तो प्रोडक्ट कभी वैल्यूएबल बन ही नहीं सकता। यानी जितना ज़रूरी एक तरफ सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करना था, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था दूसरी तरफ डिमांड को बढ़ाना। और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाने का बेस्ट तरीका जानते हैं क्या है? उसे किसी ना किसी इमोशन के साथ अटैच कर दिया जाए। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल बात यह है कि हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनके पीछे होता है या तो कोई लॉजिक या फिर कोई इमोशन। जैसे अगर आप एक टूथपेस्ट खरीद रहे हैं तो आप उसे बड़े सिंपल लॉजिक से खरीदते हैं कि चलिए ये वाला ले लेते हैं, इसका टेस्ट ठीक है, या फिर ये हर्बल है एंड सो ऑन। अब जिन चीज़ों को आप लॉजिक से खरीदते हैं वो चीज़ें आपको महंगा बेचना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी हार्ड टू सेल यू 5000 रुपी टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट खरीदते समय आप इमोशन से नहीं लॉजिक से सोच रहे होते हैं। मगर वहीं कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप इमोशन से खरीदते हैं। जैसे नई कार लेते वक्त एक थॉट ये भी होता है कि आप उसे एज अ स्टेटस सिंबल की तरह दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैंने कितनी बढ़िया गाड़ी ली है। यहाँ आपके प्राइड और ईगो के इमोशन को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जिन प्रोडक्ट्स की परचेजिंग डिसीजन में इमोशन इन्वॉल्व हो, वहाँ प्राइसिंग गेम बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहाँ आप इमोशन के बेसिस पर प्राइस को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसके पीछे उतना ही स्ट्रॉन्ग इमोशन अटैच्ड हो।
डे बियर्स इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि अगर उन्होंने लोगों को लॉजिकली सोचने दिया तो कोई उनके चमकीले पत्थर नहीं खरीदने वाला। इसलिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग लॉजिक को खिड़की से बाहर फेंक कर डायमंड्स खरीदने का डिसीजन इमोशनली लेने लगे। एंड व्हाट बेटर इमोशन टू एक्सप्लॉइट दैन लव। डे बियर्स ने सोचा कि क्यों ना हम डायमंड्स को एक सिंबल ऑफ लव बना दें, प्यार की एक निशानी। क्यों नहीं कुछ ऐसा करें कि प्यार एक्सप्रेस करने के लिए एक डायमंड खरीदना जरूरी हो जाए। इसके बाद जो हुआ उसे हिस्ट्री में आज तक के सबसे सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन के तौर पर याद रखा जाएगा। डे बियर्स ने रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, हर तरीके से सोसाइटी की साइकोलॉजी में यह आइडिया पक्का करना शुरू कर दिया कि लव मीन्स डायमंड्स। यहाँ तक कि उन्होंने पूरे अमेरिका भर के हाई स्कूल्स में लेक्चर्स की एक सीरीज ऑर्गेनाइज करवा दी जिससे इन आइडियाज को अर्ली एज में ही बच्चों के माइंड में सेट कर दिया जाए। मतलब बचपन से कटे जा रहा है। हॉलीवुड मूवीज में एग्रेसिव प्रोडक्ट प्लेसमेंट का भी उनको बहुत फायदा मिला क्योंकि लोग मूवीज में जो चीजें देखते हैं उन्हें खुद भी फॉलो करने की एस्पिरेशन रखते हैं। इन आइडियाज को लोगों के माइंड में और पक्का करने के लिए डे बियर्स ने अपनी एड एजेंसी के साथ मिलकर 2 आइकॉनिक स्लोगन्स तैयार किए। पहला, अ डायमंड इज फॉरएवर, एंड दूसरा, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के साथ इन स्लोगन्स को हेविली प्रमोट किया गया। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्लोगन को तो जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म का टाइटल ही बना दिया गया और दूसरे स्लोगन को मैरिलिन मोनरो के एक गाने की लिरिक्स। पर यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके अलावा उन्होंने और भी 2 बहुत क्लेवर चीजें की। टू इंश्योर कि डायमंड्स हर इंसान खरीदे, सिर्फ अमीर लोग ही नहीं, उन्होंने एक दूसरे एड कैंपेन के जरिए ये रूल सेट कर दिया कि आपको एंगेजमेंट रिंग के तौर पर एक डायमंड रिंग खरीदनी चाहिए जिसकी कीमत कम से कम आपकी 1 महीने की सैलरी के बराबर हो। थोड़े ही टाइम के बाद इस रूल को अपग्रेड करके 2 महीने की सैलरी के बराबर कर दिया गया और अभी रिसेंटली 90s में इट हैज बीन रिवाइज्ड फर्दर टू 3 months सैलरी। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। यानी आप ज्यादा अमीर हो या कम, डायमंड खरीदना तो जरूरी है, बेशक 3 महीने की सैलरी के बराबर ही सही। और बहुत से लोग तो बेशक लोन लेकर ही इस रूल को फॉलो जरूर करते हैं ताकि सोसाइटी में उनकी इज्जत बनी रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि शादी तो 1-2 साल के बाद टूट जाती है पर वो लोन वहीं रहता है। और हाँ, वो डायमंड भी हुआ ना, डायमंड फॉरएवर। दूसरा, ये इंश्योर करने के लिए कि लोग सेकेंड हैंड डायमंड्स खरीदने बेचने ना लगें, इसके लिए लोगों के दिमाग में ये बात भी भर दी गई कि एंगेजमेंट पर यूज्ड यानी सेकेंड हैंड डायमंड देना एक टैबू यानी अपशगुन है और आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। देख रहे हैं कैसे मास लेवल पर पूरी सोसाइटी को ब्रेन वॉश किया गया है। अल्टीमेटली रिजल्ट वही हुआ जो डे बियर्स चाहती थी। 10-15 सालों के अंदर अंदर ये ट्रेडिशन बिल्कुल सेट हो गया कि एंगेजमेंट रिंग का मतलब डायमंड रिंग। डे बियर्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कितनी सक्सेसफुल रही इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां 1940s अमेरिका में सिर्फ 10% लोग अपनी एंगेजमेंट पर डायमंड रिंग्स खरीदते थे, आज वो नंबर 10% से 90% तक पहुंच चुका है। और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को ब्रेन वॉश करने के बाद डायमंड इंडस्ट्री का नेक्स्ट टारगेट है, यू गेस्ड इट राइट, इंडिया। डोंट बिलीव मी, खुद ही सुन लीजिए। And the campaign is now being run all around the world in new countries like China or India to promote diamond. A few years ago, China and India were gold-only markets, and diamonds were a very, very small part of the jewelry market. दरअसल इंडिया में ट्रेडिशनली लोग गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट अब ये डायमंड लॉबी चाहती है कि वेस्ट की तरह हम भी इनके ये चमकीले पत्थर बेहुदा प्राइसेस पर खरीदने लगें ताकि एक्सपेंशन चलती रहे। भाई, पिछले साल डे बियर्स ने दुनिया भर में लगभग 6 लाख करोड़ के डायमंड्स बेचे हैं, तो उस फिगर को कंटिन्यूसली बढ़ाना भी तो जरूरी है, राइट? एंड व्हाट बेटर टारगेट फॉर दैट दैन इंडिया, जहां हम ब्लाइंडली वेस्ट को कॉपी करते हैं। इज इट नॉट ट्रू कि मीडिया से हम सब इन्फ्लुएंस्ड हैं? आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी अपनी या अपनी फैमिली में किसी की वेडिंग के लिए, वेडिंग एनिवर्सरी के लिए डायमंड रिंग खरीदने का जरूर सोचा होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये आइडियाज हमारे माइंड में भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। Shine bright like a diamond. चुप, बिल्कुल चुप। तो देवियों और सज्जनों, ये थी कहानी कि कैसे एक कंपनी आपको 500 रुपए की वैल्यू वाले शाइनी स्टोन्स लाखों करोड़ों में बेचने में सक्सेसफुल हो गई। एक तरफ उन्होंने एक मोनोपोली बिल्ड की जिसे यूज करते हुए सप्लाई को हेविली रिस्ट्रिक्ट किया गया, और वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत ही स्नीकी साइकोलॉजिकल मार्केटिंग के जरिए डिमांड को जबरदस्त तरीके से इन्फ्लेट किया गया। दैट्स व्हाई समटाइम्स डायमंड्स आर कॉल्ड द बिगेस्ट स्कैम इन ह्यूमन हिस्ट्री एवर। अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि हमारा लड़का तो हीरा है हीरा, तो उन्हें इस वीडियो का लिंक जरूर दे देना और बताना जरूर कमेंट्स में कि आप अपनी वेडिंग के लिए डायमंड रिंग लोगे या उस पैसे का कोई बेटर यूज करोगे। मेरी मानो तो स्कूबा डाइविंग के लिए किसी ब्यूटीफुल कोरल रीफ पर चले जाना।
बिकॉज डायमंड्स का तो पता नहीं, बट दीज मेमोरीज दे आर फॉरएवर। और हाँ, जनहित में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे क्यूरियस।